देखिए, पहले कुछ ऐसी मान्यताएं थी, पृथ्वी है वो केंद्र में है, बीच में है, और बाकी सारे ग्रह और सूरज उसके चक्कर लगा रहा है। मेरा काम है आपको इतना ट्रेन कर देना कि आपको अर्थ में 365 दिन लगते हैं। ये नहीं हमसे पूछो बाकी ग्रह को कितना टाइम लगता है भाई। अर्थ का तो सबको पता है, फिर सब में और हम में फर्क क्या है। कल ज्योग्राफी की हमारी पहली क्लास हो गई थी, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास किस बारे में है? सौर मंडल के बारे में है। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। देखिए सोलर, देखिए ब्रह्मांड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि हमारे जो अर्थ है, जो सारे ग्रह हैं, सूरज है, सूरज की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। पर अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सौर मंडल शुरू करते हैं क्योंकि आपकी किताबों में सौर मंडल के बारे में दिया हुआ है। ब्रह्मांड कभी हम लोग और कवर कर लेंगे, ठीक है। जो यूनिवर्स है, जो स्पेस है, वो हम लोग कभी और कवर करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सौर मंडल पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सूरज का परिवार। देखिए, पहले कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, बीच में है, और बाकी सारे ग्रह और सूरज उसके चक्कर लगा रहा है। प्राचीन समय में लोग ये मानते थे कि पृथ्वी बीच में है और सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो सूरज इधर से निकलेगा, उगेगा, उग करके जाके यहाँ जा करके सेट हो जाएगा पीछे। तो लोगों को लगता था सूरज चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग वैज्ञानिक आगे बढ़ते गए, नई नई खोज होती गई, गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने नई खोजें की, तब ये बात समझ में आई कि सूरज केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। सूरज कहीं नहीं हिलता है। हम लोग को अभी भी देखने से ऐसा लगता है सूरज ईस्ट से निकला और वो ऊपर आ गया हमारे सर के ऊपर, उसके बाद वो उधर डूब गया तो सूरज चल रहा है। हम लोग को अभी भी ऐसा फील होता है। बस सच्चाई ये है कि सूरज एक ही जगह रुका हुआ है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी एक नई खोज और हुई है, उसमें पता चला है कि सूरज भी लगातार चल रहा है, कि बाकी ग्रहों के साथ सूरज भी एक कक्षा में जा रहा है और सारे ग्रह उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर वो अभी आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वहां तक नहीं आता। आप लोग यही मानिए कि सूरज एक जगह पर है, बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी से सूरज निकला, बाकी ग्रह निकले और ये सब सूरज के चारों तरफ घूमने लग गए। तो हम लोग पढ़ रहे सोलर सिस्टम के बारे में। अच्छा, वीडियो शेयर भी नहीं हो रही है। 84 सब्सक्राइबर थे 3 दिन पहले, आज भी 84 है, कोई फर्क नहीं पड़ा वीडियोस पे। और जो अभी डाली है उस पर 23 व्यूज हैं केवल, जो लास्ट वीडियो है 2021-22 वाली। तो वीडियो शेयर नहीं हो रही, आप लोग कर नहीं रहे हो मेहनत। तो सौर मंडल हम लोग पढ़ेंगे। सौर मंडल में आप देखेंगे कि जो ये है, ये सूरज है। क्या है ये सूरज है। सूरज इसका नाम है, सूरज इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सन। और ये क्या है कि स्टार है, एक तारा है। ये क्या है? एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है। सबसे निकटतम तारा हमारा क्या है? सूरज है, सन है। इसलिए हम लोग इसको एक नाम दिया हुआ है, हम लोगों ने इसका नाम सूरज दिया हुआ है, सन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद एक ग्रह पड़ता है जिसको बोलते हैं मरकरी। हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं वरना पूरा आएगा नहीं इसमें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इतने ग्रह हैं। हिंदी में कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण, वरुण। एक बार रिपीट करिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नाम याद कर लेंगे वीडियो देख करके, नोट करेंगे हिंदी में, और उसके बाद हिंदी में भी याद कर लेंगे, इंग्लिश में भी याद कर लेंगे। हम चाहते हैं बाइलिंगुअल याद हो आप लोगों को, खाली एक लैंग्वेज लेके नहीं दौड़ना। अगर हिंदी मीडियम है तो खाली हिंदी लेके दौड़ गए, इंग्लिश मीडियम है तो खाली इंग्लिश लेके दौड़ गए। दोनों भाषाएं आनी चाहिए। हमारा मेन मकसद है आपके ब्रेन को कोच करना। मेरे चैनल का जो नाम है क्या है? ब्रेन कोच है। ब्रेन कोच का मतलब है हम आपको इतना समझा देंगे, इतना सिखा देंगे कि आप कहीं भी किसी चीज में फंसे नहीं, आपके स्टैंडर्ड लेवल पे। आपका जो भी स्टैंडर्ड लेवल है आप उस पर कहीं ना फंसे।
इतना हम चाहते हैं आपको सिखा दे, ब्रेन कोच कर दे कि खाली आपको एक रट्टा मारने वाली जो किताबों में लिखा है खाली वो ना पता हो, एक्स्ट्रा भी चीजें पता हो। बात समझ में आ रही है? ये चीजें आप लोगों को याद कर लेनी है। आप जानते हैं ये सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे करके चक्कर लगा रहे हैं लोग। कुछ ग्रह कैसे घूम रहे हैं? उल्टे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं तो कुछ ऐसे जा रहे हैं। जैसे इसमें मरकरी के बाद वीनस है और फिर यूरेनस है, ये लोग उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं ये लोग, बाकी सब इधर घूम रहे हैं, ये इधर घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए हमारे यहाँ पूर्व से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है। इनके यहाँ पश्चिम सूरज निकलता है और पूरब में डूबता है, इन दो ग्रहों पे, एक वीनस पे और दूसरा यूरेनस पे। बात समझ में आ रही है? पहली बात क्या? सूरज, सन केंद्र में है, बीच में है, बाकी सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसकी रेवोल्यूशन कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे पहला ग्रह मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। प्लूटो हटा दिया गया है, आपको पता है प्लूटो क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है, उसकी अपनी कक्षा नहीं थी, कभी इन दोनों की कक्षा में घुसाता था, मतलब कक्षा मतलब ये ऑर्बिट, इसमें घुस जाता था कभी कभी। उसके पास प्रॉपर ठोस जो सतह होती है वो नहीं थी, शेप नहीं था, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया। प्रॉपर प्लैनेट नहीं, ड्वार्फ मतलब बौना ग्रह। अब प्रॉपर ग्रह नहीं है प्लूटो, उसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया। लेकिन 24 अगस्त 2006 इस डेट से हटा दिया गया। इससे पहले नौवा जो प्लैनेट था वो क्या था? प्लूटो था। ठीक है, कौन सा प्लैनेट था? प्लूटो। लेकिन जब 24 अगस्त 2006 को ये हटा दिया गया है। इतनी बात है अपनी जगह पे, कहीं मतलब किताबों से हटा दिया, ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से खत्म हो गया, कहीं हटा देगा, उसको ले गए कहीं, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा प्लैनेट कौन हटाएगा? वैज्ञानिकों ने एक कैटेगरी से बाहर कर दिया। जब प्लैनेट की कैटेगरी होती है, कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए? सूरज का चक्कर लगाना चाहिए, एक फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए उसका कि हाँ इतनी दिशा में घूमेगा, अपनी अपनी सबके पास एक रास्ता होना चाहिए। जैसे आप देखोगे मंगल अपने रास्ते पे जा रहा है, बृहस्पति अपने रास्ते पे जा रहा है, पृथ्वी अपने रास्ते पे जा रही है, बुध अपने रास्ते पे जा रहा है, सारे ग्रह अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन वो अपना रास्ता कभी बदल लेता था, कभी इनके ऑर्बिट में घुस जाता था, कभी उनके ऑर्बिट में घुस जाता था। तो इसलिए जब अध्ययन किया गया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके बहुत सारा अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा भैया ये इस कैटेगरी में फिट नहीं होता है, इसको हटा दो। तो 24 अगस्त 2006 को इसको हटा दिया गया। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। बात इतनी क्लियर है? अच्छा, आप देखोगे कि सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं? सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से पृथ्वी का तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी को कितना टाइम लगता है एक ऑर्बिट अपना पूरा कंप्लीट करने में, एक पूरा रेवोल्यूशन करने में कितने दिन लगते हैं? नहीं, सूरज वो तो अपने एक्सेस पे जो घूमते हैं उस पर 24 घंटे लगता है, दिन रात होते हैं। मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, पूरा एक चक्कर सूरज का लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन, 6 घंटे लगते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो पृथ्वी का हम लोग लिख देते हैं 365 एंड 6 आवर लिख लेते हैं हम लोग, ये पृथ्वी का लिखा हुआ है। अब आप लोग अपने दिमाग से मुझे एक चीज बताइए कि ये है मरकरी, ये है वीनस। अब आप बताइए इनको कितना टाइम लगता होगा? आप लोगों के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए उन लोगों को? बताइए। हैं? 300? हाँ, मतलब एक आध दिन कम कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, है ना? बट आप एक चीज समझिए, जिसका ऑर्बिट जितना बड़ा होगा, जिसकी दूरी जितनी ज्यादा होगी, उसको उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे आप देखेंगे मरकरी सबसे पास है सूरज के, तो इसको देखो घूमने में बहुत कम टाइम लगा, ऐसे करके आ गया ये। वीनस दूर है, तो दूर को वीनस को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा घूमने में।
अर्थ देखो दूर है तो अर्थ को और ज्यादा टाइम लगा। हाथ का मेरा मूवमेंट देखिए, दायरा बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, देखिए, है ना। ये देखिए फट से हो गया, ये देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, बोर्ड से भी बाहर चले जाएंगे। अगर हम नेपच्यून का लेके आएंगे तो बोर्ड के भी बाहर चला जाएगा। मतलब आपसे कहा जाए कोई बिल्डिंग है, उसके बगल में ये चेयर रखी है, चेयर से ऐसे घूमिए, तुरंत घुमाएंगे। हम कहें कि एक आदमी को वहां खड़ा करे बहुत दूर, उससे कहे चेयर का चक्कर लगाओ तो बहुत दूर तक घूमेगा। इसका मतलब जितना भी सन से दूर होते जाएंगे उतना टाइम वाला परिक्रमा का बढ़ता जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अगर पृथ्वी को लगता है 365 दिन 6 घंटे, तो मरकरी को लगता है 88 डेज। कितना दिन लगता है? केवल 88 दिन में। कितने दिन में? 88 डेज में मरकरी सूरज के चारों तरफ का चक्कर लगा लेता है। ये बात आप लोगों को नोट करके याद कर लेनी कि कौन सा ग्रह कितना समय लगाता है एक सूरज का चक्कर पूरा करने में। अभी तक पृथ्वी का आप लोगों को याद था। मैं बोल रहा हूं, मैं ब्रेन कोच कर रहा हूं। मेरा काम है आपको इतना ट्रेन कर देना कि आपको अर्थ में 365 दिन लगते हैं। ये नहीं हमसे पूछो बाकी ग्रह को कितना टाइम लगता है। भाई अर्थ का तो सबको पता है, फिर सब में और हम में फर्क क्या है? सब में और हम में क्या फर्क है? हमें सारे ग्रहों का पता है कितना टाइम लगता है। आपके स्टैंडर्ड पे ये बात पता होना बहुत बड़ी बात होती है। कितना टाइम लग गया? हाँ, 88 डेज लग गया। फिर इससे ज्यादा दूर कौन सा है? वीनस है। वीनस को कितना टाइम लगना चाहिए? इसको लगता है 225 डेज। यहां पे डेज है ना, याद रखिएगा, ये डेज हैं सब। डेज का मतलब देखो, अगर ये यहां से घूम रहे हैं इतने कम ऑर्बिट में, तो यहां का दिन रात अलग अलग होता है। जितने भी ग्रह हैं उन सबका दिन रात कैसा होता है? अलग अलग होता है। लेकिन 88 डेज का मतलब है पृथ्वी पे जो 24 घंटे का दिन होता है उस हिसाब से जोड़ेंगे तब ये आ रहा है 88 दिन आ रहा है इस पे। बस समझ में आ रही है? तो मरकरी का 88, वीनस का 225 डेज, अर्थ का कितना? 365 डेज। और मंगल को कितना लगता है? मंगल को कितना लगता है? मंगल मूवी वो देखिए ना, मंगल ग्रह वाली मूवी। मंगल क्या नाम है उसका? अक्षय कुमार की मूवी क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, जिसमें मंगल ग्रह वाला, मंगल ग्रह ही शायद नाम है मूवी का। क्या नाम है? आप लोगों ने देखा कि कोई बता रहा था? हाँ, हमको भी नहीं याद आ रहा, छोड़िए। तो मंगल ग्रह की बात उस मूवी में की गई है। मंगल ग्रह को कितना समय लगता है? 687 डेज लगते हैं। ये भी डेज है। कितना टाइम लगता है? सूरज का एक चक्कर लगाने में मरकरी को 88 डेज, वीनस को 225 डेज, अर्थ को 365 डेज, 6 आवर, मतलब 365 हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। एग्जैक्ट इनका भी नहीं है, हम लोग ने राउंड ऑफ किया हुआ है। किसी को 0.2 लगता है, किसी को 0.4 लगता है, किसी को 0.5 लगता है। हम लोग राउंड ऑफ करके कर रहे हैं। मतलब किसी को मान लो 687 पॉइंट अगर 2 है तो हमने राउंड ऑफ कर लिया था कि 2 महीने ज्यादा लग रहे तो हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो हल्का हल्का है कि राउंड ऑफ किया हुआ है हम लोगों ने। मंगल का कितना हो गया? मार्च का 687 डेज लगते हैं। ये डेज में है, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं नोट करने के लिए। मरकरी को 88 डेज, वीनस को 225 डेज, अर्थ को 365 डेज और मार्स को 687 डेज। जुपिटर, जुपिटर को लगते हैं 12 साल, 12 ईयर। कितना लगता है? एक सूरज का चक्कर लगाने में जुपिटर को कितना समय लगता है? 12 साल का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स तक ये 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हैं और ये बाह्य ग्रह हैं। ये इनर प्लैनेट है, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। मतलब मार्स के, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह, बहुत छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, ऐसे करके बहुत सारे, मतलब कंकड़ पत्थर टाइप के, ऐसे करके पूरा एक ऑर्बिट बना हुआ है, ऐसे करके गंदा सा, मतलब पूरा छोटे 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 पत्थर टाइप के, मतलब छोटे, मतलब इमेज में छोटे दिखते हैं, वैसे बड़े हैं, जिसको एस्ट्रॉइड्स वगैरह बोलते हैं, आपने देखा होगा। वैसे बड़े हैं, साइज में बहुत बड़े हैं, लेकिन दिखते छोटे छोटे हैं। इनके मुकाबले बहुत छोटे, तो वो एक पूरी ऐसे लाइन बनी हुई है।
तो इस लाइन के अंदर वाले ग्रह इनर प्लैनेट कहलाते हैं, इस लाइन के बाहर वाले ग्रह बाह्य प्लैनेट कहलाते हैं। इसलिए मार्स और जुपिटर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लगता है 687 डेज और यहाँ पे लगता है 12 ईयर्स, क्योंकि ये बहुत दूर है सूरज से। जितना दूर है उतना ज्यादा वो ऑर्बिट लेगा, जितना ऑर्बिट लेगा, यहां से देखो कितना बड़ा गोला बनेगा। इसी गोला बनाने में सूरज कितना समय लग जाता है जुपिटर को? 12 साल। इसको क्लियर करके लिख दें, नहीं तो आप लोगों को जो वीडियो में देख रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी को मैंने बताया कितना, 88 डेज लग जाएंगे। वीनस को कितने डेज लग जाएंगे? 225 डेज लग जाएंगे। अर्थ को लग जाएंगे 365 डेज। मार्स को कितने लग जाएंगे? 687 डेज। जुपिटर को कितना लग जाएगा? 12 ईयर। अब यहां से साल शुरू हो गए, अब ये डेज में चल रहा था, ये 12 ईयर्स हो गया। सैटर्न को कितना लग जाएगा? सैटर्न को लग जाएगा 29 ईयर्स। कितना? सैटर्न को कितना लगेगा? 29 ईयर लग जाएगा एक चक्कर लगाने में सूरज का। यूरेनस को कितना लग जाएगा? 84 ईयर्स। कितना लग जाएगा? 84 साल। जितने हम लोग मतलब आजकल इंसानों की उम्र होती है उतने साल लग जाएंगे। लास्ट में आता है नेपच्यून, 165 ईयर। कितना? मतलब कितने लोग चले गए होंगे दुनिया से, अभी तक एक चक्कर नहीं लगा पाए। आजादी से पहले की बात, उससे भी दुगना चले जाओ, उससे फिर 20 साल और ले जाओ। भाई अगर हमारी आजादी को 75 साल मान लेते, 75 75 150 हो गया, 150 के बाद 15 साल और, दुगना साल अभी तक एक चक्कर नहीं लगा इनका नेपच्यून को। ये नोट कर लेना आपको और याद कर लेना, मुश्किल नहीं है। देखो 365 आप जानते हो, 365 आप जानते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं 365 में। 365 से पीछे आओ 225, उसके और पीछे आओ 88, 88 225 365, इतना याद कर लो एक बार में। उसके बाद 687 है। 687 के लिए क्या करना है? 678 होता है, 678 होता है कि नहीं होता है? गिनती कैसे चलती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 ऐसा होता है ना। तो 7 की जगह को 8 को कर लो, 8 की जगह 7 को कर लो। 6 8 7, मतलब 8 को पहले और 7 को बाद में कर दो। याद हो गया मंगल का? 4 याद हो गए इनर प्लैनेट के, 88 225 365 और 687। इतना याद हो गया? 4 याद हो गए दिमाग में, 4 बचे। 4 के बाद जैसे बृहस्पति पे आओगे 12, 12 का पढ़ा 12, 12 साल लगते हैं। उसके बाद एक छोड़ दो, जुपिटर के बाद सैटर्न को छोड़ दो। सैटर्न के बाद क्या है? यूरेनस है। यूरेनस पे जाओ, 12 सत्ते 84, 12 का पढ़ा पढ़ो 7 बार, 12 सत्ते 84, उसको 84 साल लग गए। वापस आओ, 12 पंजे 60, 60 का आधा 30, 29 कर दो उसको। तो समझ आ रही है? 12 पंजे 60, उसको आधा किया, एक कम कर दिया, 29 हो गए। या 12 दुना करो, 24 करो, 5 ऐड कर दो, जो आपको मेथड ठीक लगे। याद करने का तरीका होता है सारा कि हमको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी हम भूलेंगे नहीं। 12 दूना 24 प्लस 5 बगल वाले में, तो 12 दूना 24 प्लस 5 29 साल लगे। फिर 12 सत्ते 84, सीधे सीधे चला गया वो। और उसके बाद बचा 165। बस खाली आपको 165 याद करना, बाकी कुछ याद नहीं करना, अपने आप सारा हो जाएगा। 165 वाला अलग से नेपच्यून याद कर लोगे। कल सुनूंगा, सबसे दूरी सुन लूंगा कल कितनी है, कितना चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, ये आपको कल बताना है। दूसरी चीज क्या है? ये जो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स है, यहां तक ये सारे ग्रह जो है, इस पे सतह जो है, सतह ये ठोस है। कैसी है? ठोस है ये, मतलब इस पे आप खड़े हो सकते हैं, सॉलिड है। बाकी जो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, ये गैस से बने हुए हैं, गैस के गोले, इस पे आप पैर नहीं रख सकते हैं। आप इस पर पैर
नहीं रख सकते, गैस से बने हुए गोले हैं ये। और जुपिटर साइज में बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है हमारे सोलर परिवार में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, और सबसे छोटा जो है वो मरकरी है। ठीक है, ये सारे गैस से बने हुए, इस पे आप पैर नहीं रख सकते हैं। इन सब पे आप पैर रख सकते हैं, पर यहाँ पे जाओगे तो भस्म हो जाओगे, क्योंकि खतरनाक गर्मी होती है। यहाँ पे भी गर्मी खतरनाक है। खाली एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, इस पे जो है जीवन है। उसके बाद मंगल पे जीवन ढूंढा जा रहा है कि शायद मिल जाए, अभी तक मिला नहीं है। और अभी जब तक हम लोग हैं तब तक उम्मीद भी बहुत कम है, काफ़ी साल लगेंगे, 10 20 50 100 पता नहीं कितने साल लगे कि जा करके इंसान वहाँ बसे, तो नहीं पता। यहाँ पर उम्मीद छोड़ दो, यहाँ पर करोड़ों साल लगेंगे। अभी गैस है, गैस हो सकता है फिर लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड के बाद फिर सॉलिड में चेंज हो, उसके बाद कहीं इस पर जाके पैर रखने की उम्मीद हो। लेकिन फिर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या, सूरज की जो है धूप नहीं पहुंचेगी, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव केवल यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं और संभव नहीं है जीवन। फिलहाल वैज्ञानिकों की जो खोज है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी तो नहीं पता, क्योंकि हमारे जो गैलेक्सी है वो बहुत बड़ी है, हमारा ब्रह्मांड उससे भी बड़ा है, उसमें बहुत सारे तारे हैं। तारे आप देखोगे, सूरज भी एक तारा है, और जो आसमान में तारे टिमटिमाते हुए आपको दिखते हैं वो सब भी सूरज हैं। मतलब सूरज जैसे बड़े हैं, सूरज ही जितने गर्म है, सूरज से ज़्यादा बड़े हैं, सूरज से ज़्यादा गर्म है, लेकिन वो इतनी दूर हैं, इतनी दूर हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती है, इतनी दूर है। तब भी वहां से उनका प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है। कुछ बताते हैं 4 कदम दूर है, एक पढ़ने मिलता है 4 कदम दूर है, वहां से भी उनका टिमटिमाना हमको दिखता है। और जो टिमटिमाते हैं बिकॉज ऑफ वायुमंडल में जो गैसें हैं, वायुमंडल का कंपोजिशन आप जानते हो, मैंने कंपोजिशन आपको पढ़ाया हुआ है। उसका कंपोजिशन आप जानते हैं, हमको 78% नाइट्रोजन मिलती है, 21% ऑक्सीजन मिलती है, और 1% में CO2 है ना, आर्गन। जैसे ये पृथ्वी है, तो चांद इसके ऐसे करके घूम रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो जब सूरज की रोशनी, जी नहीं, चांद देखिए, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो चांद भी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी को घूम रहा है तो उसके साथ साथ घूम रहा है। इसलिए सवाल का जवाब आता है इंसान का, पृथ्वी चांद कहाँ कहाँ घूमता है, तो कहते पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अगर हम आपसे, जैसे हम जब टेस्ट लेंगे तो इस तरह के सवाल पूछेंगे कि चांद किसके चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी के, तो आप कहोगे हाँ, फिर हम कहेंगे सूरज, आप कहोगे नहीं, लेकिन सूरज के पे तो घूम ही रहा है ना, पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, तो उसके चक्कर भी लगा रहा है साथ साथ में। इसका मतलब सूरज के भी चक्कर लगा रहा है चांद। सूरज, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, चांद काला होता है, मतलब उसके अपने पास कोई रोशनी नहीं है। जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तब हमको चांद, जैसे जब मान लो ये चांद है, सूरज की रोशनी चांद पे केवल इतनी सी पड़ रही है, ऐसे करके इतनी सी पड़ रही है, तो हमको चांद केवल इतना ही दिखाई देगा, बाकी अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देगा चांद। इसीलिए चांद का शेप बदलता रहता है। सूरज की रोशनी हल्की सी पड़ रही है, मान लीजिए चांद यहाँ पर है, ये चांद है, सूरज की रोशनी यहाँ से जा रही है ऐसे करके, और इतने पे पड़ी, ये देखिए इतने पे पड़ी, तो हमको इतना चांद अपीयर होगा, बाकी अपीयर ही नहीं होगा हमें। और जब पूरे पे पड़ेगी तो हमें पूरा अपीयर होगा, जब नहीं पड़ेगी तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। चांद कभी भी चमकता है तो सूरज की रोशनी से चमकता है, अपनी रोशनी उसको नहीं दी। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तब हम चांद को देख पाते हैं कि हाँ चांद निकला हुआ है, जितना भी है, हाँ जितना भी है उस पर रोशनी पड़ी उतना चांद हमको अपीयर होता है। पूरा चांद हमें जब दिखता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो चांद की अपने पास कोई रोशनी नहीं। चांदनी जो होती है वो सूरज, जब इसकी रोशनी इस पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन पृथ्वी पे आता है, उसको चांदनी बोलते हैं। हल्की सी रोशनी रहती है ना अंधेरे में, तो उसको चांदनी बोलते हैं। सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों बनती है, इस वजह से ये जलता है, इतना इतना गर्म जो होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम बन करके, चार उसके अणु मिल करके हाइड्रोजन के हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम टूट करके हाइड्रोजन, फिर वो मिल करके चार, वो हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन का खेल चलता रहता है। इससे उसमें आग बनती जाती है। एक तारे की जो टोटल आयु होती है वो 10 अरब साल होती है। कितनी होती है? 10 अरब साल होती है।
सूरज को 5 अरब साल हो गए हैं, 5 अरब और बाकी, उसके बाद सूरज खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारी पृथ्वी के पास जो मून है, हमारा मून, जो ये चांद है, ये इसकी सैटेलाइट कहलाता है। जो चारों तरफ घूमता है इसके, इसकी सैटेलाइट कहलाता है। चांद क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। इसका उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? चांद। लेकिन सवाल ये है कि जो चांद है वो उसका नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट है, जो ऊपर वाले ने उसको भेजा है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को सैटेलाइट कहते हैं। चांद हमने तो बनाया नहीं है, वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं, इंसानों ने तो बनाया नहीं है, चांद ऊपर वाले ने बनाया है, नेचुरल है। तो वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन आप जानते हैं हमारे कुछ सैटेलाइट भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिनसे ब्रॉडकास्टिंग होती है, जिनसे नेट चलता है, जिनसे ये टीवी का लाइव शोज आते हैं, जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, वो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। तो इसलिए वो भी उपग्रह कहलाते हैं, वो भी सैटेलाइट कहलाते हैं, ये भी सैटेलाइट कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? तो उनसे सारी चीजें देखी जाती हैं। आपने देखा होगा अभी एक मूवी आई थी पोखरण, उसमें सैटेलाइट चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, नासा देख रहा था, परमाणु परीक्षण हो रहा था। तो इस तरह से सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। चांद सैटेलाइट है, पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। ये सारी चीजें आपने सौरमंडल में पढ़ ली। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, वो आएगा पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गति, और उसके बाद अक्षांश, देशांतर, और उसके बाद ज्योग्राफी छोड़कर हम लोग हिस्ट्री पे मूव कर जाएंगे। हिस्ट्री का बेसिक पढ़ लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। 3 इसमें चैप्टर कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी। इसके बाद पृथ्वी की गतियां, मतलब मोशन ऑफ द अर्थ, है ना, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, वो कवर कर लेंगे कल, वो खत्म हो जाएगा कल। उसके बाद फिर अक्षांश देशांतर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे डिटेल में समझाना है। अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है, एक एक चीज उसकी समझ लेंगे, और उसके बाद फिर इतिहास में मूव कर जाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।